चलूंगा अपने प्रोफेसर सूरज मंडल जी के पास कि सर आप एक तो पहले बीपी मंडल जी के मैंने दर्शकों को परिचय दे दीजिए कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था उनको अब तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बीपी मंडल का जो योगदान है बहुत बड़ा है। और अब तक मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिया गया, प्रधानमंत्री थे वो ठीक है, तमाम लोगों को, प्रणब मुखर्जी जैसे लोगों को दे दिया गया जिन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया, ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया और हर वो डिसीजन का विरोध किया जिससे वंचित तबका ऊपर आ सकता था। ऐसे में इस निर्णय को हम कैसे देखें? कांग्रेस के नेता थे प्रणब मुखर्जी और उनको भारत रत्न दिया गया बीजेपी के जमाने में, और अभी जो पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों के संरक्षक हैं और तारनहार हैं, प्रधानमंत्री खुद को अपने को ओबीसी क्लेम करते हैं, क्या उनका कोई कनेक्शन इमोशनल बीपी मंडल से है या नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मंडल दिवस और जो पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए एक संघर्ष और न्याय के लिए एक संघर्ष है, उस दिन की शुभकामनाएं मैं सभी अपने साथियों को और दर्शकों को आपके माध्यम से, और जो पैनलिस्ट हैं, बहुत ही विद्वान पैनलिस्ट, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मंडल जी, बीपी मंडल साहब का जो जिंदगी रहा वो बड़ी संघर्षमय था, इस मायने में कि वो लगातार जब पहली बार विधायक बने 1952 में मधेपुरा से, बहुत कम उम्र में, मैं समझता हूँ 32-33 साल उम्र रही होगी, वो उनका पहला भाषण जो देखिएगा उसमें उन्होंने डिमांड किया था, फर्स्ट स्पीच इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, कि बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल चांस मिलना चाहिए क्योंकि ये जो तबका है सबसे अधिक जनसंख्या वाली है और सबसे कम लोग रिप्रेजेंटेड है तमाम ऐसे जगहों पर जो डिसीजन मेकिंग जगह है। और लगातार वो इस बात पर संघर्ष करते रहे। 1977 में एक विशेष बात मैं बता दूं कि 1972 में वो एमएलए थे और जयप्रकाश नारायण के कॉल पर जब सभी विधायक बिहार में इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। जनता पार्टी बनी थी और जनता पार्टी की जो बिहार में टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जो बिहार में जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड था फॉर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इन बिहार, उसके वो अध्यक्ष थे, उनके साथ कर्पूरी ठाकुर थे, सत्येंद्र नारायण सिंह जी थे, रामनंदन तिवारी जी थे, आचार्य राममूर्ति थे, और इन सभी के बीच में जो पहली बार एक छात्र नेता, पैरवी तो थी जयप्रकाश नारायण की, लेकिन छात्र नेता लालू प्रसाद जी को जो टिकट मिला था, बहुत कम उम्र में वो सांसद बने थे छपरा से 1977 में, वो टिकट जो था बीपी मंडल के ही दस्तखत से उनको दिया गया। हालांकि उस बात को जो उनके समय में एक जो थोड़ा सा राइवलरी था बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स में, उसमें वो कर्पूरी जी का हमेशा साथ दिए, बाद में भी, मरने के बाद, बीपी मंडल जी के मरने के बाद भी जो दिए, लेकिन वो अलग बात है। अभी जो खास बात ये है कि आपने पूछा कि क्यों बैकवर्ड क्लासेस का ड्यू नहीं है, और दूसरा बीपी मंडल के रिकग्निशन के बारे में एक बात मैं संदीप जी बता दूं, हम लोग, शायद आप भी और मैं तो विटनेस हुई, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र थे और वीपी सिंह साहब ने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को आंशिक रूप से, उसकी एक सिफारिश को जो सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन की जो अनुशंसा थी उसको लागू की, और उसका विरोध जबरदस्त तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक तबका द्वारा किया गया, और इतना अधिक वो मिसलीडिंग था कि जो हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग थे, गुर्जर थे, और भी लोग थे, वो भी उस विरोध में शामिल थे। एक तरह से देखिए, एक बड़ा टारगेट ऑफ हेट्रेड ऑफ अपर कास्ट खुद बीपी मंडल साहब, वीपी सिंह साहब बने रहे, लगातार बने रहे। उसका कुछ हद तक भुक्तभोगी मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा हूं, लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, किसी से झुकते नहीं हैं और न डरते हैं, तो हम लोग अपनी राह को आगे बढ़ाते चले गए। जहां तक वीपी सिंह जी का सवाल था, आप देखेंगे कि उनके मृत्यु पर भी जो मैं समझता हूँ 27 नवंबर को हुई थी दिल्ली में, हालांकि मैं उनको एक तरह से उनके मृत्यु के बाद उनको कंधा देने वालों में भी था,
तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही एक एकोमोडेटिव एटीट्यूड रहता है, फिलैंथ्रोपिक रहता है अपर कास्ट का, जब वो शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, जैसे लगता है कि हम उनको एकोमोडेट कर सकते हैं कुछ हद तक, और करते भी। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस का नाम आते ही एक अजीब सा उनमें संभवतः डर, संभवतः एक बहुत बड़ा जेलसी, और बीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट में एक वर्ड यूज किया था, हार्ट बर्निंग। हार्ट बर्निंग एक हो और जाता है जब इनसिक्योरिटी या सुरक्षा। हाँ, जी जी, और हार्ट बर्निंग इस तरह से कि जब भी वो देखते हैं कि कोई भी बैकवर्ड क्लासेस का पर्सन एक ड्यू रिकॉग्निशन के साथ एक ऊंचे तबके पर आ रहा है, तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको मैं बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय 90 कॉलेजेस हैं, एक में भी बैकवर्ड क्लास का प्रिंसिपल नहीं है, SC ST भी नहीं है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस का भी प्रिंसिपल एक में भी नहीं, और ना बन सकता है। जो टारगेटेड लोग हैं उनमें मैं भी हूं, जो हम लोग का 10-10 साल तक प्रमोशन रुका हुआ है। जहां तक भारत रत्न की सवाल है, तो देने वाले कौन? जो लोग जो देने वाले हैं वो खुद उस मानसिकता के हैं। और जो आपने प्रधानमंत्री साहब की बात की, इनको तो मैं एक तरह से फर्जी ओबीसी मानता हूं, क्योंकि ये अपनी जी जात को भी बाद में शामिल किए। मंडल कमीशन रिपोर्ट में इनकी कास्ट जो है, जो खांची कास्ट है, वो नहीं थी। इसको उन्होंने 2004 में अपने प्रयास से और उसके बाद फिर इन्होंने लागू किया, और एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने आप को ओबीसी घोषित किया। जिस तरह से वो संविधान को सर से लगाते हैं और संविधान के पन्नों को और उसके जो प्रावधानों को खत्म करते जाते हैं, ठीक उसी तरह से ओबीसी के साथ उन्होंने एक बड़ा छल और एक ठगी किया। तो उनके जी जहन में कहीं भी रिकग्निशन की बात ही नहीं थी। भारत रत्न तो दूर, जो एक ड्यू रिकग्निशन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं उनके स्पीचेस या उनका जो विजुअल्स था फिल्म डिवीजन के पास या दूरदर्शन के, मैं लेने का प्रयास किया, तो पता चला वो सारे डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं डिलिबरेट। तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज के लोग और जो हमारे जो ओबीसी क्लास है एज ए आइडेंटिटी, एक अस्मिता जो है मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद ही बनी है, और वो अस्मिता लगातार बढ़ती जा रही है। उस जी अस्मिता जी के तहत लोग अपनी जात को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ओबीसी आइडेंटिटी जी को जी अधिक यही बात इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यही यही बात हमारे जी जी, मंडल सर, यही बात हमारे प्रोफेसर सिम्हाद्री सर ने शुरुआत में ही कही कि मंडल कमीशन हाँ, ने हमको शेयर्ड आइडेंटिटी, हमको मतलब एक पहचान दी है, एक रिकॉग्निशन दिया है, और एक बहुत ही हम्म, महत्वपूर्ण काम हुआ है मंडल कमीशन से। मैं शंकर जी। पात्रा सर से अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि सर एक लाइन कह के मैं एक लाइन कह प्लीज के अपनी बात समाप्त करूंगा प्लीज कि सिमाद्री साहब भी हैं यहाँ, और हम लोग देख रहे हैं कि खासकर से सदर्न स्टेट्स जो है, यानी कि तेलंगाना और आंध्रा में कई जगह मंडल जी के स्टैचू को लोग अपने खर्चे से, गुंटूर में डॉक्टर आला ने एक बहुत जबरदस्त योगदान किया, डॉक्टर संदीप और हम लोग सब शामिल थे उस कार्यक्रम में। और 25 अगस्त को फिर आंध्रा के किसी बड़े टाउन, मोस्ट प्रोबेबली राजमुंद्री में, मंडल जी का एक बस्ट भी इनॉग्रेट किया जाने वाला है। तो जो प्यार और जो रिकग्निशन लोगों द्वारा, अपने समाज द्वारा, अपने देश के और अपने समाज के उस तबके द्वारा जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और जो उतने अधिक जागरूक भी नहीं है, सभी तबकों द्वारा अगर मंडल जी को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी उपलब्धि है। और मोरारजी भाई ने जब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, तो एक लाइन उन्होंने कहा था कि मंडल, यू विल बी रिमेम्बर्ड नॉट ओनली ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम बट इवन आफ्टर योर डेथ। और वो बात उन्होंने, क्योंकि उस समय सच हो बात गई। चल रही थी कि इनको कैबिनेट में क्यों नहीं स्थान दिया गया, और जी जी तो मंडल जी बड़े खुश थे कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं जिंदगी भर संघर्ष करता रहा। एट द एज ऑफ 62 और 63 he left this world on जी सर 30th of April in Patna। तो एक जी जी जो पूरे जीवन शैली को मैंने देखा, तो उस तरह की थी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ संदीप जी, जो आज आपने इस दिन को एक महत्वपूर्ण बनाया। ये इस पूरा पखवाड़ा इस हमारा, ये पूरा पखवाड़ा मैं इसमें आपको सूचित कर दूं दर्शकों को नहीं, कि हम मंडल पखवाड़ा जी मनाएंगे 25 अगस्त तक। जी नहीं, और संदीप जी एक खास बात अभी ये है जो मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, कि जो ये बहुत ही एस्टीम्ड पैनलिस्ट है,
प्रोफेसर सिमाद्री का कंट्रीब्यूशन नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, या जो पूरे इंडिया में, से पूरे जुड़े वर्ल्ड हैं, में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से पात्रा साहब ने अभी अपनी बात कही, मैं तो बाकी पात्रा लोगों का साहब नहीं सुन पाया, पूरे उड़ीसा के नायक तो हैं। हाँ, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और सर मेरा एक क्लास जी है, जी तो इफ यू परमिट जी, थैंक यू, आई विल टेक। थैंक यू। हमारे साथ